ओके तो आज हम लोग का होल्डिंग कंपनी का 4th क्लास हो रहा है। सम नंबर 10। दोज हु हैव मिस्ड आउट ऑन द लास्ट क्लास, आज वाला क्लास ध्यान से करो तो ऑटोमेटिकली लास्ट क्लास का चीजों भी आप समझ जाओगे, प्रोवाइडेड आप पहला 2 क्लास को रिवाइज करके आए हो। सम नंबर 10 में बोलता है फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ पी एंड आर लिमिटेड एज ऑन 31 December 2011। ओके, shareholders fund, share capital, reserve and surplus, current assets, non-current investment 6,000 shares, अच्छा क्वेश्चन में नीचे में जो बैलेंस शीट दिया हुआ है ना आर एंड पी, वो एक्चुअली पी और आर होगा, ठीक है। पहले पी होगा उसके बाद आर लिमिटेड होगा। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले लिख लेता है नंबर ए, डेट ऑफ एक्विजिशन। फर्स्ट जुलाई 2011, मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग में वी आर बाइंग, देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एसेट में 6,000 शेयर्स बोला था, और आर लिमिटेड का शेयर कैपिटल 1 लाख था, तो 10 रुपया शेयर मानोगे तो 10,000 शेयर हो जाएगा इंटू 100, 60%। पॉइंट नंबर बी, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपको पर्टिकुलर्स के साथ और 3 ठो कॉलम करना है। पर्टिकुलर्स, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट और लास्ट में रेवेन्यू रिजर्व्स। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, ओपनिंग पीएल। पीएल का बैलेंस नीचे में 1/1/2011 का दिया हुआ है, विच वॉज 14,000। रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखोगे नोट टू अकाउंट्स में पीएल का बैलेंस, पी का मतलब वो आर होगा, पहले पी उसके बाद आर, राइट हैंड साइड वाला आर, लेफ्ट हैंड साइड वाला पी। तो यहां पर हम लोग का पी लिमिटेड और आर लिमिटेड का दिया हुआ है, हमको सब्सिडियरी का चाहिए। तो सब्सिडियरी में आर लिमिटेड में पीएल का बैलेंस 60,000 गिवन, राइट। तो 60,000 हो गया 14,000 से, 44,000 से मेरा बढ़ गया, बट आपका साल में एक्विजिशन हुआ है एक साथ को, तो पहला 6 महीना प्री, उसके बाद का 6 महीना पोस्ट। ड्यूरिंग द ईयर 60,000 हुआ मेरा, पहले था 14,000, that shall be bifurcated into 6/12। तो 43,000 46,000 डिवाइडेड बाई 2, 23, और बाकी का 6 महीना 23। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं करके यहाँ पर भी दिखा सकते हो। 46,000 इंटू 6/12
46,000 into 6/12. ईयर एंडिंग मेरा दिसंबर का है, तो फिर जैन, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जैन 2011 से जून 2011 will be your pre, and जुलाई 2011 से दिसंबर 2011 तक will be your post. तो therefore ये प्री, ड्यूरिंग द ईयर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था? ड्यूरिंग द ईयर टोटल प्रॉफिट हुआ था मेरा 46,000. इस 46,000 को प्री एंड पोस्ट में हम लोग बांट दिया 23. आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप चैट में. आफ्टर डूइंग विद द पीएल वी विल नाउ मूव ऑन टू रिजर्व. ओपनिंग रिजर्व वाज गिवन 18,000. अब ये देख के स्टूडेंट्स मेरे को पूछता है सर क्लोजिंग रिजर्व 30,000 है सर, तो ड्यूरिंग द ईयर सर 12,000 से बढ़ गया सर. हमने एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है. तो ये 12,000 सर आप बांट दीजिए सर कैपिटल रेवेन्यू में 6 महीना में. एक बात बोले, रिजर्व कभी बांटा नहीं जाएगा. वाई सर? बिकॉज रिजर्व में पैसा ट्रांसफर सिर्फ साल का एंड में होता है. पूरा साल में आप यू कैन नॉट बाइफर्केट. तो 30,000 क्लोजिंग एंड स्टार्टिंग में मेरा था 18,000. ये जो 12,000 से मेरा बढ़ गया, दैट विल ओनली बी रिकॉर्डेड इन रेवेन्यू रिजर्व. वी आर डन विथ आवर एओपी. लेट अस डू द टोटलिंग एंड देन बाइफर्केशन करना है. 14 plus 23 plus 18. 55,000. Do cross check the calculations. 23,000 and 12,000. P is the holding company which have bought 60,000 shares in R Limited. Okay, thank you. Now 55,000 का 60%, 33,000, 22,000. 23,000 का 60%, 13,800, 9,200. 12,000 का 60%, 7,200 and 4,800. We are done with analysis of profit. Step C, your third step, हम लोग का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हुआ करता है. बार बार बताएगा सबको लिए कि अगर कोई डाउट हो रहा है पूछ लीजिए. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, it is 85,000 given in the balance sheet of P Limited asset side, less proportionate share capital. उसका 1 लाख का कैपिटल था, उसका 60%, 60,000 इनर कलम में, और कैपिटल प्रॉफिट P Limited का 33,000. 60 plus 33, 93,000. Thus, 8,000 we have paid less. It is a concept of capital reserve. तो हम लोग का कैपिटल रिजर्व आ चुका. After that, we will be doing minority interest. Before moving on to minority interest, ऑलवेज याद रखना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम को चेक कर लो. पॉइंट नंबर सी डजंट मेक एनी सेंस, वो अभी कोई काम नहीं आएगा. पॉइंट नंबर डी को पहले देखो. इंक्लूडेड इन द इन्वेंटरीज ऑफ आर लिमिटेड. आर लिमिटेड का स्टॉक में मेरा 6,000 का गुड्स जो पी ने बेचा था,
जिसमें 25% प्रॉफिट घुसा हुआ है. तो दिस इज द अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एडजस्टमेंट. प्लीज रेस्पॉन्ड इन द चैट सेक्शन. हाँ, डाउनस्ट्रीम एडजस्टमेंट में क्या होता है? दिस इज अ क्लियर केस ऑफ डाउनस्ट्रीम एडजस्टमेंट. होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी को बेच रहा है. डाउनस्ट्रीम में होल्डिंग का जो भी प्रॉफिट यूज किया है, किसके ऊपर प्रॉफिट? जो स्टॉक अभी भी सब्सिडियरी के पास बाकी है उसका प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है. बाकी पोर्शन जो भी वो सब्सिडियरी को बेचा था, सब्सिडियरी ने वो मार्केट में किसी को बेच दिया होगा, उसका कोई काम धाम नहीं है हम लोग का, उसका कुछ नहीं करना है. वी विल हैव टू एडजस्ट एंट्रीज ओनली फॉर those goods which are still lying with the subsidiary, therefore हम लोग को देखना पड़ेगा कि गुड्स कितना लाइंग है. देखो यहाँ पर 6000 का गुड्स वेर सप्लाइड, ये 6000 का बाकी है, इंक्लूडेड इन द इन्वेंटरीज, राइट. तो अपस्ट्रीम नहीं है, डाउनस्ट्रीम है 6000 के ऊपर. ये प्रॉफिट कंसोलिडेटेड पीएल से माइनस होगा और इन्वेंटरी से माइनस होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में नहीं आएगा. तो पॉइंट नंबर डी, माइनॉरिटी विल बी सिंपलर. माइनॉरिटी इंटरेस्ट सबसे पहले प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल 1 लाख का 40%. देखो हम ये सब कैलकुलेशन अभी दिखा रहा है, इसके बाद से हम नहीं दिखाएगा, क्वाइट ऑब्वियस. फिर कैपिटल प्रॉफिट 22,000, रेवेन्यू प्रॉफिट रेवेन्यू रिजर्व 4,800. $76,000 आ रहा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट. I hope this is clear, everyone. After doing or after dealing with minority, we will move on to the next part. Consolidated PL and consolidated reserves. Consolidated reserve simultaneously बना लेंगे तो बेटर होगा. पी लिमिटेड, या आप इसको ओन भी बोल सकते हो, खुद का पीएल 70,000 का था और खुद का रिजर्व 75,000 का था. एओपी से 13,800 पीएल में रेवेन्यू प्रॉफिट वाला और 7,200 लास्ट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट स्टॉक भेजा था हम लोगों ने कितने का? हम लोग भेजा था 6,000 का स्टॉक अभी भी बाकी है उसके पास. दिस इज द सेल प्राइस ऑफ पी लिमिटेड. इसमें 25% प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर है तो डिवाइडेड बाय 125, 1,200 रुपीज. $82,200, 83,800 माइनस 1,200, 82,600. क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशंस. consolidated financial statement. Equity and liabilities. Number 1, shareholders fund. Point number A, share capital. Point number B, reserve and surplus. शेयर कैपिटल में पी लिमिटेड का आएगा. बैलेंस शीट जो लोग लेट ज्वाइन किया था, बैलेंस शीट में हम बोला था सिर्फ हेडिंग गलत है. आर लिमिटेड पहले दिया हुआ है, पी लिमिटेड बाद में दिया हुआ है. दिस विल बी एक्चुअली पहले पी उसके बाद आर. कैपिटल में 2.5 लाख.
रिजर्व एंड सरप्लस में कंसोलिडेटेड पीएल 82,600, consolidated reserves 82,200. Point number 2, minority interest 76,000. Number 3, current liabilities, उसके अंदर में आएगा मेरा सबसे पहले ट्रेड पेएबल्स. अब ट्रेड पेएबल में एक एडजस्टमेंट है जो पॉइंट नंबर सी में दिया हुआ है. गो थ्रू पॉइंट नंबर सी. $50,000 plus 20,000 minus point number C 12,000. सर समझा नहीं सर. पॉइंट नंबर सी में देखो, इंक्लूडेड इन द ट्रेड पेबल ऑफ आर लिमिटेड इस 12,000 जो गुड्स पी ने भेजा था. पी ने आर को 12,000 का सामान बेचा था, तो ये पैसा अभी तक आर ने नहीं दिया. तो ये उधारी मतलब उसका क्रेडिटर में घुसा हुआ है, बट अभी तो वो दो कंपनी मिलके आ जाता है. This 20,000 includes 12,000 from P Limited. Therefore, it shall be deducted. तो आउटसाइडर कितना हो गया? 8,000. तो हम लोग क्या करेगा, जो हम लोग का इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो 50 plus 20 70 minus 12 58,000. ट्रेड पेएबल के बाद बिल्स पेएबल भी है. नॉर्मली ट्रेड पेएबल के अंदर में बिल्स पेएबल घुसा रहता है. यहाँ पर अलग से दिया हुआ है तो हम लोग अलग से टोटल करके डालेंगे. 7,000. एसेट्स. अच्छा, एक और चीज मिस आउट हो गया. कैपिटल रिजर्व था ना 8,000 का. रिजर्व एंड सरप्लस में एक और आइटम आएगा, कैपिटल रिजर्व्स. गुडविल होता तो एसेट में आ जाता. कैपिटल रिजर्व वाज 8,000. नाउ लेट अस कम टू एसेट्स. एसेट्स में जितना है वैसे ही डालो, टेंजिबल इंटेंजिबल मिला के डालो, कोई एडजस्टमेंट था नहीं. नॉन करेंट एसेट्स ए फिक्स्ड, नंबर 1 टेंजिबल इंटेंजिबल, ऐसे भी कर सकते हो, या ए टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, बी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, वैसे भी लिख सकते हो. जोड़ के बाहर 3,20,000. नंबर 2 इंटेंजिबल, जोड़ के बाहर 30,000. इन्वेस्टमेंट तो आपस का ही नहीं आएगा. पॉइंट नंबर 2 करेंट एसेट्स. पॉइंट नंबर ए में इन्वेंटरीज, संभाल के इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेट करना है. 80,000 प्लस 30,000 माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम लोग का 1,200 था शायद. यस, दिस वन 1,200. लायबिलिटी साइड में कंसोलिडेटेड पीएल से माइनस हुआ, एसेट में इन्वेंटरी से माइनस हुआ. 1,10,000 माइनस 1,200 108,800. इन्वेंटरी के बाद पॉइंट नंबर बी ट्रेड रिसीवेबल्स 60 प्लस 50 1,30,000. रुको, नीचे में पॉइंट नंबर सी में एडजस्टमेंट है. स्टूडेंट्स, ये वाला एडजस्टमेंट मिस आउट कर देगा और बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा.
सर सी में तो ट्रेड पेएबल बोला है सर। एक बात बोलो, आर लिमिटेड का ट्रेड पेएबल्स है पी लिमिटेड, तो देयरफॉर पी लिमिटेड के लिए आर लिमिटेड कौन हो गया? ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर पी लिमिटेड आर का क्रेडिटर हुआ तो आर पी के लिए क्या हो जाएगा? डेटर्स। तो डेटर्स में भी तो आपको इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है 12,000 का, तो उसको हटाना पड़ेगा। 60,000 प्लस 50,000 माइनस 12,000। I think it's coming to 98,000. Last, cash and cash equivalent. Please cross check whether the answers are getting tallied or not. 7,000. सम नंबर 11 में आ जाओ। यहां पर बोलता है ए लिमिटेड एक्वायर्ड 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each in B लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2010। फाइन। बैलेंस शीट एक साल बाद का दिया हुआ है 31 दिसंबर 2011। बी लिमिटेड का कैपिटल 2.5 लाख, सब कुछ ठीक है। नीचे में आ जाओ। बी लिमिटेड had a credit balance of 50,000 in reserves and 20,000 in PL when A Limited acquired the shares, मतलब 1 तारीख को, मतलब लास्ट ईयर में। B Limited issued bonus shares in the ratio of 1 for every 5 shares held out of the profits earned during 2011. This is not shown in the balance sheet. तो हम लोग का ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स आ जाता है। बिफोर स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन आप कॉपी में लिख लो होल्डिंग कंपनी विद बोनस शेयर्स, ये अलग से हेडिंग रहेगा ना, तो बिफोर योर एग्जाम्स यू कैन जस्ट रिवाइज दिस पर्टिकुलर सम्स। बोनस शेयर का ये सम हो रहा है, इसके बाद एक टॉपिक, फिर इंटर्न अपस्ट्रीम एडजस्टमेंट कौन सा सम में था उस हिसाब से आप लिख लेना, डाउनस्ट्रीम कौन सा में था, तो वो सब सम्स को आप सिर्फ रिवाइज करते जाना। गो थ्रू द एडजस्टमेंट रिगार्डिंग बोनस शेयर्स। बोनस शेयर में क्या बोल रहा है, हम फिर से बता रहे हैं। बी लिमिटेड ने बोनस दिया है 1 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। 5 के बदले 1 शेयर बोनस दिया है, बट बोलता है ये बोनस वो लोग रिकॉर्ड नहीं किया। The books of accounts of B Limited does not show any treatment of bonus. So before starting, let us do one small working note. Bonus shares issued by B Limited. उसके पास कैपिटल में कितना था? उसके पास कैपिटल में 2,50,000 था। हम लोग 10 रुपया करके मानेगा तो देवर अप्रोक्सीमेटली 25,000 शेयर्स। 10 रुपया नहीं मान पाएगा। डू यू नो वाई? बिकॉज फर्स्ट लाइन में देखो 100 each बोल दिया है, तो 100 each होगा तो अच्छा, इसके पहले एक लाइन लिखो प्लीज, बेटर होगा। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड बिफोर issuing bonus is equal to 2.5 लाख रुपया का कैपिटल था डिवाइडेड बाई 100, 2,500 शेयर्स। तो देयरफॉर ये नेक्स्ट लाइन बोनस शेयर्स इशूड बाय बी लिमिटेड इज इक्वल टू 2,500 शेयर था, रेशियो बोला है 1 फॉर एवरी 5,
divided by 5 into 1, so 500 shares were issued. बोनस हम लोग का इशू होता है नॉर्मली रिजर्व से. जर्नल एंट्री क्या होता है? बोनस जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. इन दिस केस वो बोला है कि वो ड्यूरिंग द ईयर जो पैसा प्रॉफिट कमाया है ना, वो प्रॉफिट से आपने बोनस शेयर दिया है. तो जर्नल एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 500 शेयर्स, एक एक शेयर का दाम 100 रुपया, तो 50,000 रुपया का बोनस इशू हुआ. एंड दैट बोनस हैव बीन इशूड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट से इशू हुआ. तो ये एडजस्टमेंट बिफोर स्टार्टिंग द सम हम लोग को लिख लेना पड़ेगा. देन ओनली वी कैन डू द सम इन अ वेरी प्रॉपर वे. ओके एवरीबॉडी. नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर स्टेप्स जो अभी तक हम लोग सीखा था. पॉइंट नंबर ए, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग. परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में जिस दिन शेयर खरीदा था, यू बॉट एक्चुअली 2000 शेयर्स. एंड बी लिमिटेड हैड 2500 शेयर्स. तुम बोलोगे सर 2500 तो 31 दिसंबर का है. अरे वो बैलेंस शीट में तभी भी तो हम लोग बोनस को रिकॉर्ड नहीं किया. क्वेश्चन में बोल ही दिया था कि बोनस शेयर्स हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड. तो यू कैन एज्यूम दैट मेरा 2500 पूरा साल में ही था. वही है, इंटू 100 करके मेरा परसेंटेज आ जाता है 80%. डेट ऑफ एक्विजिशन 31st December 2019, नहीं सॉरी 2010. ओके, फर्स्ट स्टेप डन. सेकेंड स्टेप, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट. Now you need to see whether there is any revenue reserve or not. Reserves का बैलेंसेस ओपनिंग में भी दिया हुआ है, क्लोजिंग में भी दिया हुआ है, तो क्वाइट ऑब्वियस रिजर्व्स भी आएगा. एंड पर्टिकुलर्स. सबसे पहले ओपनिंग पीएल, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर 1, ओपनिंग पीएल. ओपनिंग पीएल बोला है 20,000 रुपया का था. पॉइंट नंबर बी, ड्यूरिंग द ईयर क्लोजिंग पीएल कितना है? क्लोजिंग पीएल वी कैन सी, हम लोग का क्लोजिंग पीएल 1 लाख रुपया का है बी लिमिटेड का. तो 1 लाख हुआ, शुरुआत में था 20,000, तो नॉर्मली होना चाहिए कितना ड्यूरिंग द ईयर? 80,000. बट डोंट फॉरगेट दिस जर्नल, मेरा पीएल से शेयर्स इशू हुआ, देयरफॉर पीएल बैलेंस 50,000 से कम हो जाएगा. ये हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए थे. नाउ वी आर रिकॉर्डिंग while doing consolidated financial statement. अभी तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो 80,000 होना चाहिए था, 50,000 उसमें से मैंने बोनस दे दिया. Therefore मेरा during the year ultimately is coming to 30,000. I hope this is clear. This is a very important concept. ये बी बोल के नहीं देना है, पीएल का अलग ही होगा. बी में तो रिजर्व्स आएगा. ओपनिंग रिजर्व्स, it was 50,000 during the at the beginning of the year. 50,000. क्लोजिंग रिजर्व कितना है? क्लोजिंग रिजर्व भी 50,000 है. तो ड्यूरिंग द ईयर नील. सर आपने फिर रेवेन्यू रिजर्व क्यों बनाया? वो बेकार हो गया फिर. बट ऐसा कोई गारंटी नहीं है ना कि वो ऑलवेज नील होगा. रिजर्व रहेगा तो बेटर है, बना लो. डैश दे देना.
50 माइनस 50 ब्रैकेट में दिखा सकते हो, क्या फायदा? 30,000, 70,000. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, it is given on the asset side of holding company 3 लाख रुपया, less proportionate share capital 80% shares, ना 80% shares of 3 lakhs, not 3 lakhs, 2,50,000 था. अच्छा, one more thing. अभी देखो बोनस का इफेक्ट हम लोग एओपी में डाल दिया, बोनस का इफेक्ट हम लोग एओपी में डाल दिया, तो अभी आपका शेयर्स नॉट 2,50,000, इट विल बी 3 lakhs. से कैसे? 2,50,000 प्लस 50,000 बोनस. I hope this is clear to everyone. So 2,40,000 inner column or capital profit. I haven't bifurcated this thing. A और B में इसको bifurcate कर लो. ओके, यहाँ पर 70,000 एओपी का टोटल आ रहा था, 30,000 इसका टोटल आ रहा था, तो इसको हम लोग ए और बी में बांटना है, जो हमने स्किप कर गया था. तो यहाँ पर ए और बी में इसको बांटोगे, देन ओनली यू विल मूव ऑन टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में मेरा गुडविल 4,000 आ रहा है. आफ्टर डूइंग इट वी विल बी डूइंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी इंटरेस्ट में प्रोपोर्शनल शेयर कैपिटल. अब शेयर कैपिटल कितना हो गया? 2.5 लाख प्लस 50,000, 3 लाख का 20%. यहां पर बोनस में यही चीज को आपको ध्यान में रखना है. शेयर कैपिटल के बाद कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट. $14,000, $6,000. No upstream, no downstream. 80,000 minority interest. Consolidated PL. A लिमिटेड, उसका खुद का कितना था? रिजर्व था उसका 3 lakhs. सॉरी, रिजर्व तो ठीक है, दोनों करना पड़ेगा क्योंकि उसका खुद का भी था, कंसोलिडेटेड रिजर्व भी था. पीएल में था 1 लाख ए लिमिटेड का, और कंसोलिडेटेड रिजर्व्स में था 3 लाख. बी लिमिटेड, या आप एओपी लिखो बेटर होगा. पीएल में 24,000, रिजर्व्स में डैश 1,24,000 and 3 lakhs. Consolidated financial statement. Number 1, equity and liabilities. शेयरहोल्डर्स फंड. शेयर कैपिटल में सिर्फ होल्डिंग का कैपिटल आएगा 8 लाख. रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंसोलिडेटेड पीएल 1,24,000. कंसोलिडेटेड रिजर्व्स 3 lakhs. Number 2, MI, minority interest, which was 80,000. फिर number 3, current liabilities,
क्रेडिटर्स जोड़ के एक बार में लिख दे रहे हैं हम आपके लिए। ट्रेड पेबल 2,50,000। नंबर 2 एसेट्स नॉन करेंट फिक्स्ड टेंजेबल गुडविल आया था। तो नंबर 2 इंटेंजेबल। टेंजेबल में 7 लाख प्लस 2,50,000 9,50,000। गुडविल में 4,000 आया था। और लास्ट करेंट एसेट्स 6 लाख। I hope the total is coming 15,54,000. Okay everyone, understood this? सबका हो गया है? हेडिंग दे देना। प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स of subsidiary held by holding company। सर मतलब सब्सिडियरी का तो आपने बोला था इक्विटी शेयर खरीदना पड़ेगा 51% के ऊपर, तब जाके होल्डिंग बनेगा। बोला हाँ, होल्डिंग के लिए तो आपका वो परसेंटेज सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। वो अगर नहीं खरीदेंगे तो आप होल्डिंग कंपनी नहीं बन पाओगे। बट व्हाट इफ आपको क्या प्रेफरेंशियल डिबेंचर खरीदने का मना किया गया है कि यू कैन नॉट बाई प्रेफरेंशियल ऑफ सब्सिडियरी और यू कैन नॉट बाई डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडियरी? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ बोला है होल्डिंग बनने के लिए आपको 51% शेयर्स खरीदना है। देयरफॉर a holding company may or may not buy this preferential or debentures। अगर खरीद लेता है तब क्या करना है सर? अगर खरीदोगे से पेरेंट सब्सिडियरी का डिबेंचर से, प्रेफरेंशियल से, ऑफ सब्सिडियरी 20% आपने खरीदा, तो ये 20% कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आएगा एंड remaining 80% will come in balance sheet, consolidated financial statements। सर माइनॉरिटी में नहीं आएगा। नो, इक्विटी शेयर का रिमेनिंग परसेंटेज को माइनॉरिटी बोला जाता है। सर 20%, हाँ, यहाँ पर आपको वो होल्डिंग वाला कैटेगरी नहीं है कि आपको 50% ही खरीदना पड़ेगा, आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो अगर आपने सब्सिडियरी का 20% खरीदा, वो आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में लेस में आ जाएगा और रिमेनिंग 80% सब्सिडियरी का जो भी प्रेफरेंशियल डिबेंचर्स होगा वो आपका आ जाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये क्लियर हो जाएगा। और जैसे हम लोग सम नंबर 12 में आ जाएंगे, तो सम नंबर 12, from the balance sheet and additional information given below, prepare CBS O लिमिटेड, P लिमिटेड, एक्चुअली उसको काट के आप H और S लिमिटेड कर दो क्योंकि नीचे में एडजस्टमेंट में सब H एंड S दिया हुआ है। तो आप ऊपर में लिख लो H लिमिटेड मतलब होल्डिंग, S लिमिटेड मतलब सब्सिडियरी। नाम में क्या रखा हुआ है, एग्जाम में कुछ भी दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 5 लाख 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में नोट दिया हुआ है, डिबेंचर्स दिया हुआ है सब्सिडियरी का 1 लाख। अच्छा, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोपोज डिविडेंड 40/20। उसके बाद करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, नोट टू इन्वेस्टमेंट, नीचे में आ जाओ। इन्वेस्टमेंट मैंने शेयर्स में किया 1,80,000 1500 शेयर्स, और डिबेंचर्स 400 डिबेंचर्स 36,000 में। दिस मीन्स होल्डिंग कंपनी इज बाइंग शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी एज वेल एज डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडियरी। इसके बाद नॉर्मल सम होगा, नीचे में देखो, when H Limited acquired the shares, date of acquisition is not given। सिर्फ ये बोल दिया जिस दिन खरीदा है उस दिन आपका जनरल रिजर्व और पीएल में क्या क्या अमाउंट था। पॉइंट नंबर बी, इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन, डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम भी हो सकता है। पॉइंट नंबर सी इज ऑल्सो एन इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन। पॉइंट नंबर डी, फिक्स एसेट्स 20,000 से बढ़ गया है तो यानी कि मेरा एसेट्स को घटाना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन लॉस, ये भी दिया हुआ है। ओके, what about depreciation? Depreciation you cannot calculate because ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग बैलेंस 3,20,000 है सब्सिडियरी का, ओपनिंग बैलेंस कितना है वो हमको नहीं पता, वी विल जस्ट इग्नोर डेप्रिसिएशन। लेट अस स्टार्ट विथ आवर सिंपल स्टेप्स जैसे हम लोग पहले भी किए थे। पॉइंट नंबर ए, डेट ऑफ एक्विजिशन नॉट गिवन, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कितना शेयर खरीदा आपने, 1500 शेयर खरीदा, उसके पास कितना शेयर था सर, 2 लाख तो कैपिटल में है सर, तो 2 लाख आप 100 ईच करके डिवाइड कर दो, 10 होगा तो 20,000 हो जाएगा, 20,000 में से सिर्फ 1500 कभी हो नहीं पाएगा, इसीलिए 1500 डिवाइडेड बाई 2000 शेयर, 2 लाख बाई 200, 2000 शेयर, 75% आ रहा है शायद। Next, date of acquisition not given, ignored. Point number B, analysis of profit. एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में आप कॉलम्स बनाओगे, कैपिटल प्रॉफिट, रिजर्व दिया हुआ है ना, तो रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व। बेकार में एग्जाम हॉल में रेवेन्यू रिजर्व बनेगा कि नहीं बनेगा सर, बेकार में बना लिए, काटना पड़ेगा, इसलिए पहले से आप दिमाग लगाओगे कि रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर कुछ होगा कि नहीं, उसे करोगे ना, टाइम वेस्ट होगा और गलत होने का भी ज्यादा चांस है। इसीलिए माई सजेशन, अगर रिजर्व ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस शीट में रिजर्व है तो कॉलम बना लो, नहीं होगा तो डैश दे देंगे। पॉइंट नंबर 1, ओपनिंग पीएल 4,000 का लॉस, ड्यूरिंग द ईयर पीएल का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, पीएल का बैलेंस हम लोग देख पा रहे हैं 10,000 रुपया है सब्सिडियरी का, तो 4,000 से 10,000 हो जाना मतलब 14,000 हो गया आपका। तो कैसे दिखा दे रहा है, 10,000 हुआ माइनस ओपनिंग में -4,000, तो 14,000 आ जाता है। पॉइंट नंबर 2, ओपनिंग रिजर्व्स, $30,000, ड्यूरिंग द ईयर क्लोजिंग रिजर्व्स कितना है, क्लोजिंग रिजर्व 40,000 है, तो रिजर्व मेरा 10,000 से बढ़ गया, ब्रैकेट में 40 - 30। एक और चीज भूल मत जाना, रिवैल्यूएशन लॉस
20,000 से एसेट्स का वैल्यू ज्यादा था तो घटाना पड़ेगा। 6,000, 14,000, 10,000. Let us bifurcate among H and S. Percentage 75% and S 25%. कितना आ रहा है ये? 3/4 ना, 4,500 and 1,500. 14,000 into 0.75, 10,500. $7,500, 2,500. Okay everyone, got it? Now इसके बाद कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। इस सम में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। देखो मेरा लिखने का तरीका, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आउटर कलम में, बट रुको, इन्वेस्टमेंट में नीचे में दिया हुआ है मेरा शेयर्स भी है, डिवेंचर्स भी है, तो इस बेटर हम लोग भी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में दोनों डेटा को दिखाएंगे। तो एक होगा इन इक्विटी शेयर्स, $1,80,000 in %12 debentures, $36,000. $2,16,000 आउटर कलम लेस प्रोपोर्शनेट शेयर कैपिटल, इसका कैपिटल कितना था? 2 लाख। $1,50,000. नेक्स्ट, प्रोपोर्शनेट डिबेंचर्स का भी कॉस्ट आपको माइनस करना है। देखो यहाँ पर डिबेंचर्स आपने 90 में खरीदा, बट 400 डिबेंचर्स वर देयर, तो 1 लाख टोटल डिबेंचर था। तो हम लोग फेस वैल्यू अगर मानेगा 100 रुपीज करके, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू 400 डिबेंचर्स का फेस वैल्यू होना चाहिए 40,000 रुपया। यू बॉट इट फॉर 36, 90 रुपीज बोल दिया है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग 100 रुपीज फेस वैल्यू मान लिया। 9 बोलता तो 10 मान लेते। फिर आता है कैपिटल प्रॉफिट, $4,500 टोटल करो, 1,90,000 प्लस 4,500, 1,94,500। 2,16,000 minus 1,94,000, 21,500 comes our goodwill. Everybody please revise, this is the most important part of this sum, बाकी सब नॉर्मल है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अच्छे से कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को बनाइए।
शेयर कैपिटल 25% ऑफ 2 लाख, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व। $1500, 3500, 2500, 57,500 मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाता है। अच्छा, माइनॉरिटी करने से पहले देखना चाहिए था अपस्ट्रीम है कि डाउनस्ट्रीम है। एवरीबॉडी कम टू पॉइंट नंबर बी। ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड मतलब सब्सिडियरी। सब्सिडियरी का क्रेडिटर्स में 10,000 रुपया है जो एच को देना है। मतलब एस ने खरीदा था होल्डिंग से, होल्डिंग ने उसको बेचा था सब्सिडियरी को प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। 10,000 का माल बेचा था जिसमें से हाफ ऑफ द गुड्स आर स्टिल इन इन्वेंटरी। तो हम लोग 10,000 के ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम समझाए थे आपको जितने का सामान आपका गोडाउन में बचा है उसके ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेशन होगा। बट ये तो पहले ये क्लियर है कि दिस इज अ क्लियर केस ऑफ डाउनस्ट्रीम एडजस्टमेंट। होल्डिंग ने सब्सिडियरी को बेचा तो एमआई में नहीं आएगा, कंसोलिडेटेड पीएल में आ जाएगा। So this was D and step E, consolidated PL, consolidated reserves, H Limited का खुद का PL 30,000, H Limited का खुद का रिजर्व 60,000। नेक्स्ट सब्सिडियरी से एओपी से 10,500 एंड 7,500, 10,500 एंड 7,500। ओके, अब लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ध्यान से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का स्टोरी में देखो सेल्स के ऊपर दिया हुआ है, कॉस्ट के ऊपर नहीं दिया हुआ है। तो 10,000 का सामान हम लोगों ने बेचा था जिसका हाफ मेरा बचा हुआ है, उसमें वो 20% का प्रॉफिट किया डायरेक्टली ऑन सेल्स। तो 5,000 का 20% 1,000 रुपीज माइनस कर दो, इट्स कमिंग टू 39,500। नेक्स्ट ये वाला 67,500। Consolidated financial statements. Number 1, equity and liabilities. Shareholders fund. Point number A, share capital. शेयर कैपिटल में है हम लोग का 5 लाख। बी, reserves and surplus, consolidated PL 39,500, consolidated reserve 67,500। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया था 57,500। नंबर 3, नॉन करेंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में देखो नॉन करेंट लायबिलिटी में डिबेंचर सिर्फ सब्सिडियरी का है, तो आप नॉन करेंट लायबिलिटी बोल के लिखने के बाद इसके अंदर में लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डैश 12% डिबेंचर्स। देखो मेरा 1 लाख का डिबेंचर्स था, तो 1 लाख में से हम लोग का डिवाइडेड बाय 100 किया तो कितना आता है
1 लाख डिबेंचर्स था, डिवाइडेड बाई 100 किया तो 1000 डिबेंचर्स आ जाता है। 1000 में से 400 हम लोगों ने होल्ड कर रहा है, तो मार्केट में 600 डिबेंचर्स है, ब्रैकेट में 600 डिबेंचर्स at the rate ₹100 each, 60,000. This thing can also be done in note to accounts. शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट जरूर बनेगा हर सम में, वहां पर आपको लिखना पड़ेगा 10 रुपया अगर फेस वैल्यू है तो 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 100 रुपीज होगा तो 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। यू विल हैव टू राइट इट डाउन इन योर नोट टू अकाउंट्स। करेगा बाद में जब फुल फ्लेजेड लास्ट में 2-3 सम करेंगे, उसमें पूरा हम लोग नोट टू अकाउंट बना के दिखा देगा। तो यहाँ पर मेरा नॉन करेंट लायबिलिटी हो जाता है। इसके बाद आता है 4 करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटी में हम लोग का आएगा ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल में भी एडजस्टमेंट, पॉइंट नंबर बी में एडजस्टमेंट था। तो ट्रेड पेएबल्स टोटल कितना आ रहा है 40 प्लस 2500 प्लस 12,000। देखो बिल्स पेएबल को एक साथ घुसा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 40 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 8 माइनस 10,000, 20, 60, 85, 75,000 आ रहा है। नेक्स्ट ओ बिल्स पेएबल का भी एक था, सॉरी माय बैड। पॉइंट नंबर सी, एवरीबॉडी let us discuss this thing. Please come to point number C. बुक में देखो दिया हुआ है बिल्स एक्सेप्टेड बाय एच लिमिटेड वेर ऑल इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड। बिल्स एक्सेप्टेड मतलब बीपी ऑफ एच। कितना रुपया का था बीपी? बिल्स पेएबल 12,000। वो बिल्स रिसीवेबल है एस लिमिटेड के लिए, समझे कि नहीं? और बिल्स रिसीवेबल ऑफ एस लिमिटेड देखो कितना है 8,000। प्लीज कोरिलेट दिस थिंग एवरीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ दिस सम। बोलता है होल्डिंग का बिल्स पेएबल इज 12,000, मतलब होल्डिंग 12,000 रुपया एस लिमिटेड को देगा। सब्सिडियरी बोलता है नहीं नहीं, मेरे पास बिल्स रिसीवेबल 8,000 का ही है। नीचे में देखो नोट टू अकाउंट्स में दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स। सर ये डिफरेंस क्यों हो रहा है? फिर से बता रहा है, मेरा जो बैलेंस शीट है ना, वहां पर बिल्स पेएबल में एच और एस, और यहां पर एच और एस। होल्डिंग बोलता है हम आपको 12,000 रुपया देगा, ऑल इन फेवर ऑफ एस लिमिटेड, सब आप ही का है, आपको देना था मेरे को। सब्सिडियरी बोलता है बट मेरे पास बिल्स रिसीवेबल टोटल है सिर्फ 8,000 रुपया, तो देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस ऑफ 4,000। तो सब्सिडियरी को 4,000 रुपया नहीं चाहिए, एकदम चाहिए। एक्चुअली सब्सिडी ने क्या किया पता है आपको? वो बिल्स को लेकर ना बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, पहले ही बैंक से पैसा ले लिया है। तो दैट 4,000, ये जो 12,000 का बिल्स पेएबल है, इसका दो पार्ट होता है। 12,000 ऑफ एच लिमिटेड बिल्स पेएबल, इसका दो पार्ट आता है, एक होता है 4,000, एक होता है 8,000। ये 8,000 वो एस को देगा, बिकॉज एस भी बोलता है मेरे को 8,000 मिलने वाला है। ये 4,000 ये किसको देगा? ये बैंक को देगा, बिकॉज सब्सिडियरी ने 4,000 का बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया,
Therefore 12,000 H को देना है, ये तो ठीक है, लेकिन वो 12,000 किसको देगा? 4,000 बैंक को देगा और 8,000 एस को देगा। अगर ये 4,000 बैंक को नहीं दिया तो बैंक एस को आके बोलेगा कि डिसऑनर हो गया, पैसा मेरे को वापस करो, नोटिंग चार्ज दे दो। 10, फिर से हम बता रहे हैं 12,000 में से इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कितना हुआ? इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन 8,000 का हुआ, 4,000 तो आउटसाइडर है, तो हम लोग को बीपी से 8,000 माइनस करना है और बीआर से 8,000 माइनस करना है, बिकॉज 8,000 में मेरे साथ तुम्हारा कोई झमेला नहीं है। एच बोलता है हम आपको 8,000 देगा, सबसे बोलता है हाँ, तब से हम वही बोल रहे हैं, मेरे को आप 8,000 दे दो। तो चलो ठीक है, अभी हम लोग दोनों भाई भाई बन गया है, तो 8,000 लेना देने का किस्सा को बंद करो। बोलो ओके, चलो सेट ऑफ करो, कैंसिल ऑफ करो, 8,000 कैंसिल हो जाएगा, बीपी बीआर से माइनस दोनों जगह एसेट लायबिलिटी। 4,000 कुछ नहीं करना है, वो होल्डिंग को आउटसाइडर को देना है, उसको रहने दो जैसा है। तो सर इसको इफेक्ट क्या करे? सब इसको जल्दी से कॉपी कर लो, समझ में आया कि नहीं? अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो। डेबेंचर वाला फिर से समझा देगा, जस्ट वेट, पहले इसको बोलो, ये क्लियर है? एक काम करो, ट्रेड पेबल्स में आप नोट बोल के डालो, वर्किंग नोट। इसके बाद पॉइंट नंबर बी, प्रोपोज डिविडेंड है ना, उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में डाल दो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 40 + 20 60,000। एसेट साइड नॉर्मल है, नॉन करेंट एसेट्स टेंजेबल 3.5 + 3,20,000 माइनस 20,000। रिमेंबर ओवर वैल्यूड था, गुडविल आया था, गुडविल वाज फॉर 21,500, ये 6.5 लाख। इसके बाद नंबर 2 करेंट एसेट्स, पॉइंट नंबर ए इन्वेंटरीज, अनरियलाइज प्रॉफिट है 35 + 15 माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट, कॉन्सोलिडेटेड पीएल में 1,000 रुपया किए थे, तो ये भी मेरा यहाँ पर 1,000 रुपया माइनस हो जाएगा। आफ्टर दैट इन्वेंटरी के बाद ट्रेड रिसीवेबल्स सजेस्टेड वर्किंग नोट नंबर 2 में कर देना, और देन नंबर सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ के बाहर 41,000। लेट अस कम टू द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स 40 + 25 माइनस 10,000, बिल्स पेएबल 12 + 8, म्यूचुअल कितना है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन में
8,000. 67,000. Trade receivables, debtors 60,000 plus 30,000 minus 10,000 is equal to 80,000. Bills receivable 10 plus 8 minus 8, it's coming to 10,000, 90,000. So that's all for today. Thank you.